चलो जी, लास्ट टाइम हमने टैक्सी की एग्जांपल देखी थी, जो कि इट्स एन एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय ओपन एआई जिम। ठीक है, जिमनेजियम फ्रेमवर्क है, उसकी हमने एग्जांपल देखी थी टैक्सी की। उस एग्जांपल में हमने क्या सीखने की कोशिश की कि बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या चीज़ है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज टू इनेबल एन एजेंट टू लर्न अ गोल बाय इंटरेक्टिंग विद इट्स इन्वायरमेंट। और गोल को वो कैसे लर्न करता है कि किस तरह गोल अचीव करना है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में गोल इज सिंपली कि आपने अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करना है। ठीक, सो देयर वर सम टर्म्स जो कि हमने यूज़ किए। फॉर एग्जांपल एजेंट, तो टैक्सी वाले एग्जांपल में हु वाज द एजेंट? किसने? टैक्सी या टैक्सी ड्राइवर। ठीक है, जिसने लर्न करना था कि हाउ टू सक्सेसफुली पिक अप अ पैसेंजर फ्रॉम अ लोकेशन एंड ड्रॉप इट एट द डिजायर्ड लोकेशन। फिर इन्वायरमेंट क्या थी हमारे पास? व्हाट वाज द इन्वायरमेंट? अ 5x5 grid that has specified locations for the pickup and drop। वो जो specified locations थी वो क्या थी? R, G, Y and B। ठीक, तो कोई भी 5x5 ग्रिड का ब्लॉक था जिसमें ये 4 लोकेशंस मेंशन होती थी। फिर हमने बात की कि स्टेट क्या चीज़ है। सो स्टेट इज़ बेसिकली द इंफॉर्मेशन ऑफ द इन्वायरमेंट जो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी इन्वायरमेंट की वो कौन सी इंफॉर्मेशन जो कि एजेंट को पता होनी चाहिए। ठीक है, वो हम स्टेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमने डिस्कस किया था। एक तो टैक्सी ड्राइवर की लोकेशन, एजेंट को अपनी लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो खुद कहाँ पे है। ठीक, उसको ये पता होना चाहिए कि पैसेंजर को पिकअप कहाँ से करना है, उसको ड्रॉप कहाँ पे करना है। तो ये 3 चीज़ें स्टेट रिप्रेजेंट कर रही थी। सो हमने डिस्कस किया था कि टैक्सी ड्राइवर की जो लोकेशन है वो 5x5 ग्रिड में कहीं भी हो सकती हैं। सो देयर आर 25 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर द टैक्सी ड्राइवर। फिर जो पिकअप लोकेशंस हैं, नॉट पिकअप अगेन, सॉरी, मैं दिस इज पैसेंजर लोकेशन। जो पैसेंजर लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पे हो सकती है? RGYB4 और इन टैक्सी। तो हमने कहा था कि 5 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं और डेस्टिनेशन इन चारों में से कोई भी डेस्टिनेशन हो सकती है। तो देन वी से सेट कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हुए हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। So for each of these 25 locations, the passenger can be in any of these 5 locations, and for any of these 5 locations, the passenger can be dropped at any of these 4. तो अगर हम टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमारे पास कितनी बनेगी? 5 × 5 × 5 × 4, which is basically 500. So there are 500 possible states. ठीक, तो एजेंट जब स्टार्ट करता है तो उसको इन्वायरमेंट की कोई भी स्टेट मिल सकती है। फिर बात हमने ये की थी कि अगर इन्वायरमेंट की कोई भी स्टेट मिल सकती है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो या तो हम एजेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग प्रोवाइड करें कि टैक्सी ड्राइवर किस रो में है, किस कॉलम में है, पैसेंजर लोकेशन क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। लेकिन बजाय इसके कि हम ये चारों इंफॉर्मेशन अलग अलग दें, हम एक नंबर के थ्रू भी ये सारी बात कन्वे कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किस तरह इन चारों इंफॉर्मेशन को हम एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करें, एंड दैट वाज बेसिकली स्टेट इनकोडिंग, हाउ टू इनकोड द स्टेट। तो हमने क्या कहा था कि अगर ये 2 डायमेंशन से इसको 1 डायमेंशन बनाना है तो हम कैसे करते हैं। सो इफ रो, नजर सबको आ रहा है? रो मल्टीप्लाई 5 प्लस कॉलम, तो टैक्सी एक नंबर आ जाएगा जो कि टैक्सी ड्राइवर की लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम 0 to 224। ये फर्स्ट 5 बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना कि देखें आपके पास रो भी 5 हैं अगर 2 डायमेंशनरी की बात करें, और फिर 2 डायमेंशन क्या मतलब है कि फॉर ईच ऑफ दीज 5 रोज वी हैव 5 कॉलम्स। ठीक, नहीं, यस, रो मल्टीप्लाई बाय 6 होगा। यस, अगर यहाँ पे 6 कॉलम होते तो इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पहुँचना है तो पहले मैं ये 6 के बाद यहाँ पे आऊँगी ना, तो फर्स्ट लोकेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई करके फिर मैं सेकंड लोकेशन पे जाके उसमें कॉलम को ऐड कर लेती। रो मल्टीप्लाई बाय 6 होता,
वेयर इट्स बेसिकली कॉलम साइज, यस। तो अगर हम जेनेरिकली इसको लिखें तो ये क्या बन रहा है, दिस इज रो नंबर, रो साइज नहीं, इसको ऐसे पढ़ लेते हूँ। सो स्टेट इन कोडिंग इज बेसिकली व्हाट इज योर रो नंबर, जो कि 0 से लेकर 4 हो सकता है, मल्टीप्लाई व्हाट इज योर कॉलम साइज। ठीक, तो इस केस में कॉलम साइज क्या है 5। अगर कॉलम साइज 6 होता तो यहाँ पे हम 6 लिखते, अगर कॉलम साइज 10 होता तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखते, प्लस कॉलम नंबर। तो इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट है, दिस कॉलम साइज इज कांस्टेंट, जो कि हमें पहले से पता है। रो नंबर कॉलम नंबर आपके पास चेंज हो सकता है। तो इस तरह जब हम 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में आ गए, इस तरह ये जो तीसरी डायमेंशन है इसको भी हम क्या करेंगे, तो अब ये आपके पास क्या हो गया, ये पहली डायमेंशन का अगर साइज है तो सेकंड डायमेंशन इसको अब हम एज ए सेकंड डायमेंशन ट्रीट करेंगे, बिकॉज इसको हम एक डायमेंशन में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब अगर ये सेकंड डायमेंशन है तो बेसिकली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5, बिकॉज पैसेंजर की कितनी लोकेशन हो सकती हैं 5, प्लस पैसेंजर लोकेशन। अगर मैं कहूँ कि देयर आर 6 पॉसिबल लोकेशन, तो यहाँ पे 5 की जगह हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते, 6 मल्टीप्लाई करते। अगेन अब चौथी डायमेंशन पे जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस पूरे नंबर को 4 के साथ, और फिर उसमें प्लस करेंगे डेस्टिनेशन। तो अगर 3 डेस्टिनेशन होती सपोज, तो हम यहाँ पे 4 की जगह क्या मल्टीप्लाई करते 3। शाफी, आप समझ आ रही है फॉर्मूले की। सो रो नंबर मल्टीप्लाई कॉलम साइज प्लस कॉलम नंबर मल्टीप्लाई टोटल पॉसिबल पैसेंजर लोकेशंस प्लस द एक्चुअल पैसेंजर लोकेशन into total destinations possible plus the actual destination। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर इज एट रो 2 कॉलम 3, जो पैसेंजर की लोकेशन है वो क्या क्या हो सकती हैं, वो RGYB हो सकती हैं। तो हम R को 0 कहते हैं, ठीक, G इज 1, Y इज 2, B इज 3 एंड इन टैक्सी को हम कह सकते हैं 4। ठीक, तो सपोज पैसेंजर जो है वो येलो पे है तो हम क्या ले लेंगे 2। इसी तरह उसकी डेस्टिनेशन सपोज R है तो हम इसको लिख देंगे 0। ठीक, तो 2। अब लेकिन जो एग्जाम्पल हमने देखी है उसमें हम ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग नहीं देते, बल्कि एक नंबर के थ्रू देते हैं। तो एक नंबर कैसे बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 प्लस 3 13, 13 मल्टीप्लाई 5 65, 65 प्लस पैसेंजर लोकेशन 67, 67 मल्टीप्लाई 4 268 एंड 268 प्लस 0। सो बेसिकली एक नंबर आ जाएगा आपके पास 268। दिस रिप्रेजेंट्स ये सारी इंफॉर्मेशन। ठीक, तो या तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन हो उससे आप स्टेट की एक वैल्यू निकालें, या आपके पास स्टेट की वैल्यू गिवन हो उससे आप ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उस कोड में लिखा हुआ है कि अगर एक स्टेट कोई वैल्यू है तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब इससे अगर मैंने वापस ये वैल्यूज निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। रिवर्स प्रोसेस में देखें, एक चीज़ 4 से मल्टीप्लाई होके कुछ वैल्यू ऐड हो रही है उसमें, तो अगर मैंने सबसे पहले ये चीज़ निकालनी है तो ये चीज़ कहाँ से आएगी, 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर होता है। ठीक, बिकॉज हमें पता है कि 268 कैसे आया है, 268 किसी नंबर को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था और उसमें कुछ ऐड किया था। तो जो ऐड किया था उसको निकालने का तरीका क्या है कि उस नंबर को 4 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर बचे तो दैट इज बेसिकली वो नंबर जो हमने ऐड किया होगा। ठीक, तो 268 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो रिमाइंडर 0 ही होता है। यस, सो रिमाइंडर 0 है तो डेस्टिनेशन 0 हो गया। फिर जो क्वोशंट बचता है वो बेसिकली क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है, जो क्वोशंट है वो पूरी ये नंबर है, वो नंबर जो यस। तो 268 को आप 4 पे डिवाइड करें, 4 से 24 67 आते हैं। अब वो 67 इस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था और उसमें हम 0 ऐड कर रहे थे, लेकिन उस 67 से अब हमने क्या निकालना है, 67 एक ऐसा नंबर है जो कि 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसमें कुछ ऐड हो रहा है। तो अगर मैंने ये वाली चीज़ निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 5 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास पैसेंजर लोकेशन हो जाएगी। ठीक, तो आपके पास 2 आ जाएगा। इस तरह 67 डिवाइड बाय 5 करें तो क्या आता है 13। यस 13, जो 13 नंबर है वो कहाँ से आया होगा,
यहाँ से इन, ठीक। तो अगर 13 एक ऐसा नंबर है जो कि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा। सबको क्लियर है या नहीं? ये लास्ट एग्जांपल ही है, नहीं क्लियर तो बता दें। क्लियर है? अच्छा, जब हमारे पास स्टेट की वैल्यू आ जाती है, हमने स्टेट डिस्कस किया था, फिर हमने बात की थी कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस। इन्वायरमेंट तो यही हो सकता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर खुद क्या कुछ कर सकता है। सो मूव साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, 4 डायरेक्शन में मूव करता है। इसके अलावा पिकअप कर सकता है या ड्रॉप कर सकता है। दीज आर द वैलिड एक्शंस। हमारे पास एक्शन स्पेस मीन्स कि व्हाट आर द टोटल पॉसिबल एक्शंस, दैट कंसिस्ट ऑफ 6 एक्शंस। और जो इन्वायरमेंट स्पेस है दैट कंसिस्ट ऑफ 500 स्टेट्स। सो 500 स्टेट्स हैं और 6 एक्शंस हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? इन्वायरमेंट स्टेट नहीं, सॉरी, स्टेट स्पेस कहेंगे इसको। सो एक्शन स्पेस 6 है और स्टेट स्पेस आपके पास 500 हैं। अब हमने क्या कहा था कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग में जनरली द एक्शन डिपेंड्स कि आपके स्टेट पे हैं। हर स्टेट में आप हर एक्शन नहीं ले सकेंगे, ठीक। सो पॉसिबल कितनी आपने कॉम्बिनेशन बनेंगी एक्शन और स्टेट की? 500 मल्टीप्लाई 6, यानी आपके पास 500 स्टेट्स होंगी, ठीक है। और so बेसिकली आपके पास 6 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4, और आपके पास कितने होंगे? 500 स्टेट्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 499। तो इसमें होता क्या है, हम आगे पढ़ेंगे कि हम ये देखते हैं कि हर स्टेट में जो हम एक्शन ले रहे हैं वो कितना अच्छा और कितना बुरा है। तो बेसिकली हमने हर स्टेट के हर एक्शन के लिए कोई ना कोई वैल्यू निकालनी होती है, जिसको हम कहते हैं एक्शन वैल्यू, ठीक। वो हम बाद में बात करेंगे जब हम तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं इन एक्शन वैल्यू को लर्न करने के लिए। इनिशियली जो हमने इस एग्जाम्पल में देखा था, दिस इंटायर जो टेबल था इट वाज इनिशियलाइज्ड विद 0। स्टार्ट में हम कहते हैं कि सारे एक्शन जो हैं वो एक ही जैसे हैं हर स्टेट में, लेकिन फिर एजेंट लर्न करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि कौन सा एक्शन बुरा है, कौन सा अच्छा है, ठीक। तो जैसे जैसे वो लर्न करता है ये टेबल पॉपुलेट होता जाता है। जब एक दफ़ा ये टेबल पॉपुलेट हो जाए, उसकी लर्निंग हो जाए, तो तब जब हम उसको एक न्यू स्टेट देंगे तो एजेंट जो है वो इस टेबल से उन वैल्यूज़ को देख के डिसाइड करता है कि अब उसने कहाँ जाना है। हमने लास्ट एग्जाम्पल में ही देखा था, पहले हमने लर्निंग कराई और जब एक दफ़ा उसकी लर्निंग हो गई थी फिर हमने उसको इन्वायरमेंट की न्यू स्टेट प्रोवाइड की थी और बेस्ड ऑन इट्स लर्निंग उसको पता था कि अब उसने कैसे मूव करना है। नहीं, इसमें रिवॉर्ड नहीं है। देखें, इसमें 3000 वैल्यूज हैं एंड ईच वैल्यू रिप्रेजेंट्स हाउ गुड एन एक्शन इज इन दैट स्टेट। वो रिवॉर्ड नहीं है, रिवॉर्ड अलग से मिलता है। रिवॉर्ड के बेस पे ही ये एक्शन वैल्यूज निकाली गई हैं। 3000 क्या है? नहीं, 3000 आर बेसिकली एक्शन वैल्यूज। व्हाई 3000? बिकॉज हर स्टेट में अगर 500 स्टेट हैं और हर स्टेट में आप 6 एक्शन कर सकते हैं, इट मीन्स कि आप टोटल कितने एक्शंस कर सकते हैं? 3000 एक्शंस कर सकते हैं। आपको इन 3000 एक्शंस का पता होना चाहिए कि कौन सा एक्शन अच्छा है, कौन सा एक्शन बुरा। यस, वो गोल थे, ठीक। तो फिलहाल हम उस पर आते हैं, लेकिन आपको ये बात क्लियर है कि अगर स्टेट स्पेस 500 है, एक्शन स्पेस 6 हैं, तो आपके पास टोटल कितने एक्शंस बनते हैं? 3000। और आपको हर एक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है कि एक एक्शन कितना अच्छा है, कितना बुरा है। उस एक्शन की जो वैल्यू निकालते हैं उसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं। फिलहाल हम उसकी बात नहीं करते कि वो कैसे लर्न करता है। इनिशियली अगर सब 0 हैं तो फिर बाद में ये वैल्यूज कैसे अपडेट होती हैं हम उसकी फिलहाल बात नहीं कर रहे। एक लर्निंग एल्गोरिथम होगा जिसके थ्रू वो एजेंट लर्न करेगा। एक दफ़ा जब वो लर्न कर ले, और वो लर्न कैसे करता है? वो रिवॉर्ड के बेस पे ही लर्न करता है, ठीक। तो एक दफ़ा जब उसकी लर्निंग हो जाती है और फिर हम उसको कोई न्यू इन्वायरमेंट की स्टेट देते हैं, तो अब एक्शन को चूंकि ये टेबल नज़र आ रहा होता है, सॉरी एजेंट को, तो इस टेबल के बेस पे डिसाइड करता है कि उसने कहाँ कहाँ पे मूव करना है। यस, ये टेबल लर्निंग टाइम पे अपडेट होता है। ये एग्जाम्पल थी, ठीक। दोबारा से कर लेते हैं इसको।
67, ठीक है। 67 से कैसे वैल्यू निकालनी है, पहले 67 को 4 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो भी आता है, फिर उसको 5 पे डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर जो आएगा वो पैसेंजर की लोकेशन होगी, एंड सो बेसिकली ये चीज़ बनेगी। अब इसमें ब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसेंजर की लोकेशन, पर्पल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेस्टिनेशन। टैक्सी खुद कहाँ पे है, रो 1 में, यहाँ से रो स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ऊपर से, तो फर्स्ट रो में और 4th कॉलम में, ठीक। तो ये है। अब हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो गए और टोटल नंबर ऑफ एक्शंस 500 स्टेट्स हैं और 6 एक्शंस हैं। फिर हम एक टेबल बनाते हैं, numpy.0 np.0 क्या करता है, एक अरे बनाता है, कितनी डायमेंशंस की, 2 डायमेंशंस की, जिसकी पहली डायमेंशन 500 है और सेकेंड डायमेंशन 6 है। तो एक अरे बन गई हमारे पास 500 बाय 6 की। इनिशियली वो सारी वैल्यूज क्या हैं, 0 है। तो ये वैल्यूज बेसिकली आपके पास एक्शन वैल्यूज हैं, कि एक एक्शन हर स्टेट में हम इनिशियली कहते हैं, हम हर एक्शन में कहते हैं कि स्टार्ट में हमारे लिए सारे एक्शंस इक्वल हैं, हमें नहीं मालूम कि कौन सा एक्शन अच्छा है कौन सा बुरा है, हमने सबको 0 कर लिया। यू कैन सी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं, ठीक। सो सारी वैल्यूज हमारे पास इनिशियली 0 हैं। फिर हमने इन वैल्यूज को चेंज करना है बेस्ड ऑन सम रिवॉर्ड्स, ठीक। जी इज सम ऑफ रिवॉर्ड्स। हमने क्या कहा था कि एजेंट ने क्या लर्न करना है, कि उसने अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करना है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। तो हर टाइम स्टेप पे उसको रिवॉर्ड मिलता है, और जब सारे टाइम स्टेप्स खत्म हो जाए तो हमने इन रिवॉर्ड्स को ऐड करके जो चीज़ आती है वो जी है। तो ये जो हम कहते हैं टाइम स्टेप्स खत्म होना, इससे क्या मतलब है कि वो एक एपिसोड हो चुकी है, ठीक। अब एपिसोड इज कि आपका एजेंट ने स्टार्ट किया और एक जगह पे आके उसने स्टॉप कर लिया। अब वो कब स्टॉप करता है, वो वेरी करता है फ्रॉम दी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। इस केस हम क्या कहते हैं कि टैक्सी कब स्टॉप करेगा, जब +20 मिल जाए, जब वो सक्सेसफुली पैसेंजर को पिक करके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे, तब तक वो अब ये एपिसोड चलती रहेगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, गोल के साथ साथ हम ये भी बताते हैं, सॉरी नॉट गोल, रिवॉर्ड, फाइनल रिवॉर्ड की बजाय हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितने टाइम स्टेप्स तक तुम्हें चलना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि या तो पैसेंजर को सक्सेसफुली ड्रॉप करो या फिर तुम 100 स्टेप्स तक करो। तो अगर 100 से पहले उसने ड्रॉप कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर 100 तक उसने इसको ड्रॉप नहीं किया तो एपिसोड खत्म हो जाएगी, ठीक। सो एपिसोड इज सिंपली, एपिसोड मतलब कि उसका एक खास स्टार्ट होता है, उसका एक खास एंड होगा, और उसके बाद फिर एजेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ये मैम पहले सारी कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा। अब वही डिफरेंट एल्गोरिथम्स है ना, वो हम बात करते हैं, कितना वो एक्सप्लोर करता है, कितना वो एक्सप्लॉइट करता है। आज हम कुछ बात उस पर करेंगे, ठीक। अल्फा एक हाइपर पैरामीटर है इस लर्निंग एल्गोरिथम का। व्हाट इज मेंट बाय हाइपर पैरामीटर? एक्सटर्नल वैल्यू होती है, यस, ठीक। एक होते हैं पैरामीटर्स, जैसे इस केस में पैरामीटर्स क्या चीज़ हैं, रिवॉर्ड्स हैं, एक्शंस नंबर हैं, स्टेट कितनी हैं। लेकिन वो हाइपर पैरामीटर क्या है, वो एडिशनल एक चीज़ है जिसको हम ट्यून करके विद द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है, इस केस में एक ही एपिसोड हम रन कर रहे हैं, ठीक। एक एपिसोड कब खत्म होगी, जब रिवॉर्ड 20 तक हो जाएगा। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि एक एपिसोड के एंड पे हमें क्या मिल रहा है। तो एक एपिसोड के एंड पे हमारे पास जो रिवॉर्ड आ रहा है वो माइनस में है, ठीक है। इट मीन्स उसकी लर्निंग इतनी अच्छी 20 आपको ये बता रहे हैं कि जब तक रिवॉर्ड 20 ना हो तब तक इस वैल्यूज को करते जाओ। तो रिवॉर्ड 20 ना हो का मतलब है कि जब तक आपके एपिसोड खत्म ना हो, बिकॉज जैसे ही एपिसोड खत्म ही कब होगी, जब आपके पास रिवॉर्ड 20 हो जाएगा। तो जैसे यस, पॉलिसी में नहीं, उसको बात है, पॉलिसी अलग चीज है, ठीक जी। हमने रिवॉर्ड 20 किया है ना, यस, अगर वो कोई गलत एक्शन लेता है उससे पहले ना, तो उसके पॉइंट्स माइनस में होंगे। यस, अब जब उसमें अगर वो सही जगह पे पहुंच गया +20 तो हो जाएगा। यस, लेकिन वो जो माइनस में था उसकी वजह से वो एक्शन वैल्यू चेंज हुई है। रिवॉर्ड देखें, रिवॉर्ड आपको हर टाइम इंस्टेंट पे क्या क्या मिल सकते हैं, जो रिवॉर्ड मिल सकते हैं हमने क्या डिस्कस किया था कि -1 फॉर एवरी टाइम स्टेप, हर टाइम स्टेप पे
अगर तो उसने पैसेंजर को ड्रॉप नहीं किया उसकी लोकेशन पे, इट मीन्स कि उसको -1 रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक, अब वो -1 जो है वो उस एक्शन वैल्यू में, जो उस टाइम उसने एक्शन लिया था, उसने क्या एक्शन लिया था जिसकी वजह से वो पैसेंजर को अपनी लोकेशन पे ड्रॉप नहीं कर सका। उसने कोई ना कोई एक्शन तो लिया होगा ना, नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में से उसने कोई एक्शन लिया होगा, या चलो उसने तो उस टाइम उसको -1 मिल गया, रिवॉर्ड -1 था, लेकिन वो -1 जो है वो उस एक्शन की वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ हो गया। ठीक, मतलब वो वापस रीसेट हो जाएगा, अगला रिवॉर्ड जब मिलेगा उससे पिछला Yes. रिवॉर्ड था वो नहीं करे, इफेक्ट नहीं करेगा। अब अगले टाइम स्टेप में दोबारा उसने टाइम वेस्ट किया, तो अब दोबारा से क्या रिवॉर्ड मिलेगा, -1 ही मिलेगा। लेकिन अब ये जो -1 मिला है वो उसके उस दूसरे एक्शन को अफेक्ट करेगा। सो रिवॉर्ड क्या होते हैं जो आपको हर टाइम स्टेप में मिलते हैं, और उस रिवॉर्ड जो वैल्यू आपको मिलती है वो आपके उस एक्शन की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। यस, हर एक्शन की वैल्यू प्लस या माइनस हो रही होती है बेस्ड ऑन दीज रिवॉर्ड्स। ठीक, तो रिवॉर्ड क्या है, या तो आपको -1 मिलेगा या -10 मिलता है। -10 कब मिलता है कि ना तो सिर्फ आपने उसको ड्रॉप सही जगह पे नहीं किया, बल्कि आपने गलत एक्शन लिया है, यानी जहाँ पे पैसेंजर नहीं है वहाँ पे आपने गाड़ी रोकी है और पैसेंजर को आपने गलत जगह पे उतारने की कोशिश की है। सो 2 इनवैलिड एक्शंस हैं, इससे पेनल्टी। तो रिवॉर्ड और पेनल्टी में क्या डिफरेंस है, दोनों रिवॉर्ड्स ही होते हैं, लेकिन पेनल्टी को यूजुअली हम कहते हैं कि जो नेगेटिव वाला रिवॉर्ड होता है इसको हम पेनल्टी कहते हैं, कि इट्स अ पेनल्टी फॉर इट, और जो पॉजिटिव वाला रिवॉर्ड है इसको फिर हम यूजुअली रिवॉर्ड्स ही कहते हैं। सो -10 फॉर इनवैलिड एक्शन। तीनों है रिवॉर्ड्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में तीनों को रिवॉर्ड्स कहते हैं, लेकिन पेनल्टी का यूजुअली टर्म फिर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर नेगेटिव रिवॉर्ड्स। और +20 कब मिल रहा है उसको, जब वो सक्सेसफुली इसको ड्रॉप कर लेता है। सो रिवॉर्ड्स, अगर हम रिवॉर्ड्स को डिफाइन करना चाहें, सो व्हाट आर रिवॉर्ड्स, सम स्केलर वैल्यू, स्केलर मीन सम न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि उसको हर टाइम स्टेप में मिलती है। सो इट्स एन इमीडिएट फीडबैक, आपका एक्शन अच्छा था या बुरा, आपको वो रिवॉर्ड फौरन मिल जाता है। ठीक, जब इस तरह जैसे फिर ने बोला, हम्म, अगर वो गोल तक नहीं पहुंचा, हम्म, वो एक्शन लेते लेते हम्म, -1 और नेक्स्ट सेक्शन से सिर्फ वो +20, यस। तो पुराने एक्शंस डिस्कार्ड हो गए। अगर लर्निंग की हम बात करें तो लर्निंग में वो चीज़ एडअप होती जाएगी, लेकिन 2 स्टेजेस हैं एजेंट के। एक है कि वो लर्न कर रहा है, जिस तरह का हम ह्यूमंस करते हैं, अगर हम ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले हमें कुछ लर्निंग करनी पड़ती है और फिर हम एक्चुअल उसको टेस्ट करते हैं। तो फिलहाल लर्निंग के दौरान में हमें अंदाज़ा होगा कि अगर मेरा पैसेंजर यहाँ पे होता है या डेस्टिनेशन ये है, तो मैं कौन कौन से एक्शंस लूँ तो वो अच्छे नहीं होंगे और कौन कौन से एक्शंस मैं लूँ तो वो अच्छे होंगे। तो वो लर्न करता रहता है। तो आपकी बात कि अगर उसने पहले -1 लेता रहा ड्यूरिंग लर्निंग, और जैसे ही उसने उसको ड्रॉप किया उसको +20 मिल गया, तो ये जो सारे रिवॉर्ड्स हैं ये सारे एडअप होते जाएंगे। उस एक्शन जो एक्शन वो लेता रहा था, हर एक्शन के लिए ये वैल्यूज एडअप होती जाएंगी। लेकिन वो एक्शंस तो नेगेटिव में चले गए, लेकिन +20 भी इसमें आ गया ना, तो +20 तो एक एक्शन मिलेगा। तो खैर है, उसकी वैल्यू बाकी एक्शन के मुकाबले में फिर भी तो अच्छी होगी ना, चाहे नेगेटिव नहीं हो, ओवरऑल उस एक्शन की वैल्यू तो अच्छी होगी ना। लाइक हर एक्शन की अलग वैल्यू हो तो एडअप होके एक वैल्यू नहीं होगी। यस, देखें हर, इसी तरह हम कह रहे हैं कि देयर आर 3000 वैल्यूज। व्हाई 3000 वैल्यूज? बिकॉज देयर आर 3000 पॉसिबल एक्शंस। ठीक, आप हर एक्शन की अलग अलग वैल्यू निकाल रहे होते हैं। हर एक्शन की अलग वैल्यू होगी, यानी 500 स्टेट हैं और 500 स्टेट में 6 एक्शंस हो सकते हैं, तो हर एक्शन की हमने अलग से वैल्यू निकालेंगे। ठीक, ये लर्निंग एल्गोरिथम की हम लोग बात करें कि कैसे हो रहा है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल उस एग्जाम्पल का मकसद आपको सिर्फ ये बताना था कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ अ स्टेट, रिवॉर्ड क्या चीज़ होती है, और हम सिर्फ रिवॉर्ड्स बता के किस तरह अपने गोल को अचीव करते हैं। लर्निंग कैसे होती है, आप सबके क्वेश्चंस वो लर्निंग से है कि वो किस तरह एक्शन की वैल्यू फाइंड हो रही है, उस लर्निंग एल्गोरिथम पे हम बाद में बात करेंगे। ठीक, अच्छा, रिवॉर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए थे, और आखिर में हमने क्या कहा था कि पॉलिसी किसे कहते हैं। सो पॉलिसी आपको बताता है कि आपने जो लर्निंग की है उसके बेस पे किस स्टेट में कौन सा एक्शन लेना चाहिए आपको। सो पॉलिसी मैप्स द स्टेट टू द एक्शन। पॉलिसी टेल्स यू कि अगर ये स्टेट है तो आपको क्या एक्शन करना चाहिए। तो बेसिकली एजेंट क्या लर्न कर रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑप्टिमल पॉलिसी लर्न करता है, एक ऐसी पॉलिसी जो उसको गोल तक पहुंचा दे। और पॉलिसी क्या बताता है उसको, आप अगर इस स्टेट में हैं तो ये एक्शन लें, अगर आप इस स्टेट में हैं तो ये एक्शन लें। ये चीज़ क्लियर है। पॉलिसी
is basically mapping of state to जी ये सीक्वेंस ऑफ एक्शन डिपेंडेंट ऑन द स्टेट, कि अगर तो ये स्टेट है तो ये एक्शन लो। अब हम आगे कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जिसमें फिर हम स्टेट को निकाल लेते हैं, फिर वो सिंपली सीक्वेंस ऑफ एक्शन हो जाएगा, पहले ये एक्शन करो, फिर ये एक्शन करो, फिर ये एक्शन करो, उसमें स्टेट डजेंट मैटर, वो एक ख़ास किस्म की है। लेकिन जनरली जब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ते हैं तो एक्शन डिपेंड्स का आपकी स्टेट में है। तो अगर हम जनरली पॉलिसी को डिफाइन करें तो पॉलिसी इज़ बेसिकली मैपिंग ऑफ स्टेट टू एक्शन, कि अगर ये स्टेट है तो ये एक्शन लो, फिर उस एक्शन की वजह से अगर स्टेट चेंज होता है, आप नए स्टेट में चले जाते हैं, तो अब इस स्टेट में क्या एक्शन लेना है। क्लियर? और गोल क्या चीज़ है? व्हाट इज गोल? मैक्सिमाइज दी कम्युलेटिव रिवॉर्ड्स। आपको जो जो रिवॉर्ड्स मिलते जाते हैं उनको सम करके आप उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक, सो ये हमने लास्ट टाइम ये एग्जांपल देखी थी। ये नोटबुक भी आपके जी बेटा शेयर हो चुकी है। जिसमें आप राइट हो। अच्छा ये मेरी राइटिंग, अच्छा आई विल ट्राई कि राइटिंग ठीक हो। जी मैम अगर हम एनवायरनमेंट को देखें, लाइक एजेंट इंटरेक्ट करेगा एनवायरनमेंट से, आपको Yes. रिस्पांस मिलेगा। यस एग्जैक्टली। अगर हमें ऐसी सिचुएशन मिलती है कि अगर हमारा सेंसस को भी इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। ओके, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बेसिकली एग्जम्पशन ही ये है कि वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा और इन्वायरमेंट उसको फीडबैक देगा इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स, या इन्वायरमेंट की स्टेट चेंज हो जाएगी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक फ्रॉम द इन्वायरमेंट। या तो इन्वायरमेंट की स्टेट चेंज हो जाती है, एक न्यू इन्वायरमेंट बन एक न्यू और साथ ही फिर वो रिवॉर्ड भी देता है। तो अगर आप ये कहें कि नहीं वो रिवॉर्ड ही नहीं दे रहा, तो देन वी कैन नॉट से कि वहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग अप्लाई कर सकेंगे। ठीक, रिएक्शन लाजमी होगा। यस, रिएक्शन का लाजमी होना जरूरी। इसी तरह तो वो लर्न कर सकेगा कि मेरा एक्शन अच्छा था या बुरा था, वो उसको इन्वायरमेंट से रिवॉर्ड की फॉर्म में पता होना चाहिए। ठीक, जहाँ पे हमें ये रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे तो फिर शायद वहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग अप्लाई ना कर सकें। ठीक, अच्छा जी, तो ये एक एपिसोड के लिए हमने रन किया। दोबारा हम इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। एक एपिसोड के बाद एक एपिसोड के बाद आप देख सकते हैं कि एक्शन वैल्यूज चेंज हो गई है। उसने एक एपिसोड में थोड़ी बहुत लर्निंग कर ली थी। अब हम बजाय इसको एक एपिसोड के लिए करें, हम उसको ज़्यादा एपिसोड्स के लिए करना चाहते हैं, तो हमने दोबारा से इसको 0 किया क्यू टेबल को, और हम 3000 एपिसोड्स के लिए इसको रन करते हैं। अगर 3000 एपिसोड के लिए रन करेंगे, इट मीन्स कि हर एपिसोड के एंड में हमें सम ऑफ रिवॉर्ड नज़र आएगा। लेकिन हम 3000 एपिसोड की रिवॉर्ड नहीं शो कर रहे, हम हर 100 एपिसोड के बाद जो रिवॉर्ड आ रहा है उसको शो कर रहे हैं। एपिसोड जो है स्टेप्स है। यस, एपिसोड इसके एजेंट ने स्टार्ट किया और उसने सक्सेसफुली पैसेंजर को ड्रॉप कर लिया। हमारी एपिसोड तब खत्म हो रही है। मैंने कहा ना कि आपकी एपिसोड खत्म कब हो रही है वो डिपेंड करता है कि आप क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम कोड में देखें तो हमारी एपिसोड कब खत्म होती है, जब तक रिवॉर्ड 20 ना हो जाए, तब तक वो एक एपिसोड चलती रहेगी। जैसे ही रिवॉर्ड 20 हो जाएगी, एक एपिसोड खत्म और फिर दूसरी एपिसोड स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं ये रिवॉर्ड की बात ना करूं और यहाँ पे एक और लूप लगाऊं जिसमें मैं कोई काउंटर लगाऊं कि वो 1000 तक ही जाए, तो इट मीन्स कि फिर वो रिवॉर्ड को नहीं देख रहा, वो 1000 टाइम स्टेप्स को देखेगा। 1000 टाइम स्टेप्स के बाद वो एपिसोड खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट लूप जो है वो आपको शो कर रहा है कि कितने एपिसोड करने हैं। ठीक, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, एपिसोड की वैल्यू 1 होगी। उस एपिसोड में आप कहाँ तक जा रहे हैं, जब तक कि रिवॉर्ड 20 ना हो जाए, जब तक कि आपने पैसेंजर को सक्सेसफुली ड्रॉप ना किया हो। जब पैसेंजर को आप सक्सेसफुली ड्रॉप कर चुके हैं आपका एक एपिसोड, नेक्स्ट टाइम एपिसोड की वैल्यू 2 हो जाएगी, दोबारा से एजेंट स्टार्ट करेगा और सेकंड जब तक वो उसको सक्सेसफुली ड्रॉप नहीं करता तब तक सेकंड एपिसोड चलती रहेगी। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये एक एपिसोड कब तक जाती है वो डिपेंड करता है कि आप क्या उसको वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पे मैं सक्सेसफुल ड्रॉप ऑफ को एपिसोड कह रही हूँ। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि नहीं, यहाँ पे कोई मैं वैल्यू दे दूँ कि बस 1000 स्टेप्स लो, बेशक पैसेंजर ड्रॉप हुआ हो या ना हुआ हो। तो देयर कैन बी डिफरेंट वेज फॉर स्पेसिफाइंग एन एपिसोड। ठीक, और अब जब एक दफ़ा उसकी लर्निंग हो चुकी है तो अब हम इन्वायरमेंट को दोबारा से रीसेट करके उसको आप कहते हैं कि अब तुम लर्न कर चुके हो कि कौन सा एक्शन अच्छा है, कौन सा बुरा है। अब अगर आप तुम्हें ये इन्वायरमेंट की स्टेट मिलती है तो
अब तुमने एक्शंस लेने हैं अकॉर्डिंग टू द एक्शन वैल्यू जो तुमने लर्न कर ली हैं। तो यू कैन सी के स्टार्ट होता है वो यहाँ से, बी इज द पिकअप लोकेशन, ब्लू है, एंड आर इज द ड्रॉप। तो वैसे क्या करना चाहिए इसको, पहले उसने पैसेंजर को पिक करना है ना, तो किस साइड में मूव करेगा, ईस्ट, वो ईस्ट ही मूव कर रहा है, फिर ईस्ट, देन नीचे आएगा वो साउथ, और फिर पिकअप कर लेगा, पिकअप करने के बाद ग्रीन हो गया, और फिर उसने अब कहाँ जाना है, नॉर्थ, फिर नॉर्थ, फिर वेस्ट 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 वेस्ट, और फिर नॉर्थ, और नॉर्थ में उसने ड्रॉप कर लिया। ठीक, सो ये एग्जाम्पल उसने लर्न कैसे किया फिलहाल हमसे बात नहीं कर रहे। इस एग्जाम्पल का मकसद सिर्फ ये है आपको बताना कि हमने उसको सिर्फ रिवॉर्ड्स बताए कि ये रिवॉर्ड्स हैं, और उस स्टेट में वो इन्फॉर्मेशन थी कि पिकअप कहाँ से करना है और ड्रॉप कहाँ करना है, और सिर्फ इस स्टेट की इन्फॉर्मेशन के बेस पे और जो उसको रिवॉर्ड मिलते रहे उसके बेस पे उसने क्या सीखा, पॉलिसी सीखी कि अगर तो मैं यहाँ पे हूँ, नाउ दिस इज पॉलिसी, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने कहाँ जाना है, ईस्ट। ये पॉलिसी से बता रहा है कि अगर तुम इस स्टेट पे हो तो तुमने ईस्ट मूव करना है, अगर तुम इस स्टेट पे हो तो अगेन तुमने ईस्ट मूव करना है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे हो तो अब तुमने साउथ मूव करना है। जी, ये जो वैल्यूज सेव होती है उनको देख के डिसाइड करता है कि किस तरफ Yes. इसकी वैल्यूज ज्यादा होगी उस तरफ मूव करेगा। यस, और देयर आर डिफरेंट एल्गोरिथम, हमेशा ज़्यादा को भी नहीं देखेगा। ठीक, तो वही मैं कह रही हूँ कि वो लर्निंग कैसे करता है और लर्निंग के बाद फिर वो उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट कैसे करता है वो हम बाद में देखेंगे। देयर आर डिफरेंट एल्गोरिथम्स। उसको मतलब फॉर एग्जांपल रो है, उसके जितने भी पॉसिबल 6 वो होते हैं ना, उनमें से जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हम मैक्सिमाइज यस, मैक्सिमाइज की बात करें, जाहिर बात है वो एक्शन लेगा जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेकिन वो एग्जीक्यूशन के दौरान हम बात कर रहे हैं। जिस टाइम वो लर्निंग कर रहा होता है, जरूरी नहीं कि लर्निंग के दौरान हमेशा वो स्टेप ले जो उसको मैक्सिमाइज करे, उसने बाकी ऑप्शंस को भी तो एक्सप्लोर करना है ना। ठीक, अभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों हमें एक्सप्लोरेशन की जरूरत पड़ती है, कब हमें एक्सप्लॉयटेशन की जरूरत पड़ती है। लर्निंग के दौरान आपको एक्सप्लोर भी करना है और एक्सप्लॉयट भी करना है, लेकिन जब एक दफ़ा लर्निंग हो जाए, आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएं, उसको फिर आप एक्सप्लॉयट करते हैं। ठीक, चलें जी। सो आज जो हम पढ़ेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो स्टार्ट हो रही है फॉर्मली, दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अ वेरी बेसिक रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम, and that is called multi-armed bandits. Why it is the simplest form of RL problem? Because इसमें हमारी assumptions क्या होती हैं? There is only one state. इसका क्या मतलब है there is only one state? एक ही स्टेट है और आपके एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो अब अगर आपने एक्शन लेना है वो स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज स्टेट तो एक ही है ना। तो ना आपने सिर्फ हर टाइम ये डिसाइड करना है कि अब व्हाट इज़ द सीक्वेंस। अब पॉलिसी जो है वो इट इज़ सिंपली अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन। अब कौन सा एक्शन लेना है, इसके बाद कौन सा एक्शन लेना है, इसके बाद कौन सा एक्शन लेना है। अब वो स्टेट को नहीं देखेंगे बिकॉज स्टेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो दैट्स व्हाई इट्स द सिंपलेस्ट RL प्रॉब्लम, जिसमें स्टेट एक ही होती है, स्टेट डजंट चेंज विद द एक्शंस। और एक और बड़ी सिंप्लीफाइंग एजम्पशन वो ये है कि योर एक्शन हैज़ ओनली कॉन्सिक्वेंस ऑन द नेक्स्ट स्टेट। आप जो एक्शन लेते हैं वो नॉट नेक्स्ट स्टेट, योर एक्शन ओनली हैज़ इमीडिएट रिवॉर्ड। आप जो भी एक्शन लेते हैं आपको वो उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। आपका अभी वाला एक्शन फ्यूचर के रिवॉर्ड्स को अफेक्ट नहीं कर रहा। इस केस में यूजुअली हम क्या कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में अभी जो आप एक्शन लेते हैं हो सकता है उसका इफेक्ट आपको बाद में भी नज़र आए। जैसे हमने चेस की एग्जांपल ली थी, ठीक, कि अगर आप क्वीन को मूव कराते हैं सो शायद उसका रिवॉर्ड आपको फ़ौरन नज़र ना आए, लेकिन बाद में उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। लेकिन मल्टी आर्म बैंडिट्स में एक्शंस डोंट हैव डिलेड इफेक्ट्स, दे ओनली हैव इमीडिएट इफेक्ट्स। ये एग्जाम्पल्स हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज सबसे पहले कि हम सिंपल प्रॉब्लम पढ़ना चाहते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रीइंफोर्समेंट लर्निंग का प्रॉब्लम क्या हो सकता है।
फिर बाद में इन एजम्पशंस को हम हटा के डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे आते जाएंगे. सो एक्शंस डोंट हैव डिलेड इफेक्ट्स. सो इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम जो हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो व्हाट इज मल्टी आर्म्ड बैंडिट्स? बैंडिट किसे कहते हैं? डाकू को, चोर को. ठीक. सिंगल आर्म बैंडिट क्या चीज़ होती है? कभी देखिए कि एक हाथ वाले डाकू को देखा है जी? दिस इज बेसिकली योर स्लॉट मशीन. स्लॉट मशीन को सिंगल आर्म बैंडिट कहते हैं. व्हाट इज अ स्लॉट मशीन? वो यूजुअली गैम्बलिंग में यूज़ करते हैं. लाइक दिस इज वन आर्म बैंडिट. ठीक है. वन आर्म एक ही इसका बाजू है. और बैंडिट क्यों है? ये डाकू क्यों है? बिकॉज इसमें आपसे पैसे लेते हैं, आपके जीतने के चांसेस कम होते हैं. ठीक. लेकिन फिर भी लोग क्यों खेलते हैं कि बेशक चांसेस कम हो, लेकिन व्हाट इफ यू विन, तो यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी. लेकिन इन द लॉन्गर रन अगर देखें तो जो प्लेयर होता है उससे पैसे जा रहे होते हैं, ही इज लूजिंग मनी. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैंडिट. तो वन आर्म बैंडिट ये चीज़ होती है. अगर हम मल्टी आर्म बैंडिट्स पढ़ेंगे, इट मीन्स कि हम मल्टीपल इस तरह के बहुत सारे स्लॉट मशीन देखेंगे. पहली बात, इस बैंडिट में किस चीज़ का अमल दखल है? रैंडमनेस है इसमें. यू मे और मे नॉट गेट द डिजायर्ड सीक्वेंस. मेरे ख्याल से कोई एक अगर सेम सीक्वेंस आ जाएगी तो देन यू विन समथिंग लाइक दैट. बट इट हैज़ प्रोबेबिलिटी का फैक्टर है, चांस कि वो डिजायर्ड सीक्वेंस या वो सेम सीक्वेंस आता या नहीं आता. इट्स लक. ठीक. तो जब लक की बात आती है, जब चांस की बात आती है, तो हम कहते हैं कि हम किसकी बात करते हैं? प्रोबेबिलिटी की. सो हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? क्या एक प्लेयर को इस स्लॉट मशीन में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कॉइन्स डालने चाहिए, खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? वो किस पे डिपेंड करता है? हाँ, एक तो ये है कि वो जीतने के चांसेस कितने हैं, और सेकंड है कि वो जो जीत भी जाता है तो उसको पैसे मिल कितने रहे. दोनों बातें मैटर करती हैं ना. यस. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि 80% ऑफ द टाइम उसको वो नहीं जीतता और सिर्फ 20% ऑफ द टाइम वो जीतता है. तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये रिवॉर्ड क्यों? एग्जैक्टली. आप सिर्फ इस बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर वो 80% सीक्वेंस नहीं आ रहा, लूज कर रहा है, और 20% टाइम चांसेस हैं, तो ये बुरी बात है. बिकॉज हो सकता है कि वो 20% टाइम में आपके पास इतनी अमाउंट आ जाए जो कि आपने जो अमाउंट यूज़ की है उससे ज़्यादा हो. फॉर एग्जांपल आपने 10 जो भी हैं कॉइन्स, आपने 10 कॉइन्स इंसर्ट किए. अब आपका फ़ायदा कब होगा? अगर आप 10 से ज़्यादा ले लें. ठीक. लेकिन सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपने 10 कॉइन्स किए, फर्स्ट टाइम आपने इसको पुल किया, आपको वो सीक्वेंस नहीं मिली, तो क्या हम कहेंगे कि ये बुरी बात है? एक ही दफ़ा पे क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? नहीं. एक स्लॉट मशीन आपके लिए अच्छा है या बुरा है टू प्ले विद, वो किस पे डिपेंड करता है कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स देखेंगे. ठीक है. ऑन द एवरेज वो अच्छा है या बुरा, आपने ये डिसाइड करना है. जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो चांस कहते हैं. मैं आपसे कहूँ कि एक कॉइन को टॉस करें तो हेड आएगा या टेल आएगा, आप क्या कहेंगे? 50% चांस है, आप ये कहते हैं. लेकिन जब मैं टॉस एक्चुअली करती हूँ तो हेड आ जाता है, तो क्या आप ये एज्यूम करेंगे कि हमेशा हेड आएगा? नहीं. इस कॉइन को अगर आप लार्ज नंबर ऑफ टाइम टॉस करेंगे तो हाफ ऑफ द टाइम हेड आएगा, हाफ ऑफ द टाइम टेल आएगा. तब आप कहते हैं कि 50% चांस हेड का है, 50% चांस टेल का है. तो यहाँ पे भी अगर एक स्लॉट मशीन को हमने देखना है कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ठीक, तो हमने उसे क्या देखना है? एवरेज देखना है उसका. ठीक है. ऑन द एवरेज वो कैसे है? तो एवरेज कैसे निकालते हैं? जब प्रोबेबिलिटी की बात होती है तो एवरेज को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू. गुड. सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और एवरेज का कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम किसकी बात करते हैं? प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं. और एवरेज में हम किसकी बात करते हैं? जो एक्चुअली वो काम करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक कॉइन है जो कि इसके एक साइड पे +1 है,
दूसरे साइड पे -1 है, ठीक। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू? +1 -0 0 इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्यों? बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम यू गेट +1 एंड हाफ ऑफ द टाइम यू गेट -1। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास क्या बनती है? 0। दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब ये होता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी हो, उस एक्सपेरिमेंट को जब आप लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स करें तो ऑन द एवरेज आपको क्या मिलेगा। लेकिन ऑन द एवरेज पे हमें 0 तो नहीं मिलता है ना उस कॉइन पे तो +1 या -1 ही है, 0 तो है नहीं। तो ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाफ ऑफ द टाइम आपके पास +1 आया था और हाफ ऑफ द टाइम आपके पास -1 आया था। तो ऑन द एवरेज आप कहते हैं कि आपके पास 0 आता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ये एवरेज से कैसे डिफरेंट है? एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है। +1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। -1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई दी वैल्यू प्लस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई दी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू। एवरेज क्या चीज़ है? एवरेज ये है कि एक ये वाली जो कॉइन है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो 0 है, लेकिन एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्चुअली इस कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। सपोज इस कॉइन को मैं सिर्फ 4 दफ़ा टॉस करूँ। एक दफ़ा मेरे पास आया +1, फिर मेरे पास आया +1, फिर मेरे पास आया सपोज -1 और फिर मेरे पास आया +1। सो व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू? 3/4। इट्स नॉट 0 नाउ, ठीक। तो एवरेज वैल्यू के लिए हमें एक्सपेरिमेंट एक्चुअली करना पड़ता है, जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम उसकी प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। ये एवरेज वैल्यू क्यों 0 नहीं है? ये बता सकता है? वैसे तो उसको 0 होना चाहिए था ना, वही कॉइन है। एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आपको ये बता रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू इफ दिस कॉइन इज टॉस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम। तो ये एवरेज हमारे पास 0 इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज कॉइन को हमने अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम टॉस नहीं किया। जितनी ज़्यादा हम इसको टॉस करेंगे तब ये आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ आता जाएगा। सो एवरेज वैल्यू आपकी कब एक्सपेक्टेड वैल्यू की इक्वल हो जाती है? व्हेन यू रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम। सो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज बेसिकली द एवरेज वैल्यू ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन इट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। एंड व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? एक ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ें पढ़ चुके हैं ना प्रोबेबिलिटी में? सब पढ़ चुके हैं? नहीं? कोई है बस जिन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी? सो मैंने आपको कल एक दिखाया भी था आउटलाइन में कि अच्छी बात होगी अगर प्रोबेबिलिटी का पता हो। चलिए जी। सो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू किस चीज़ की होती है? रैंडम वैल्यू की होती है। सो व्हाट इज अ रैंडम वैल्यू? यस, जिसको कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोबेबिलिटी उसकी रैंडम वैल्यू। सॉरी, रैंडम वेरिएबल। व्हाट्स अ रैंडम वेरिएबल? जिसकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी प्रोबेबिलिटी, ठीक। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रैंडम वेरिएबल? फेस ऑफ अ कॉइन, दैट्स अ रैंडम वेरिएबल बिकॉज कॉइन का फेस हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा डाइस, अगेन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द डाइस। आपको एक डाइस पे कितने डॉट्स नजर आते हैं? दैट्स अ रैंडम वेरिएबल। वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड रैंडम वेरिएबल्स, दोज वेरिएबल्स दैट कैन हैव अ सर्टेन वैल्यू बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटी। तो एक रैंडम वेरिएबल की जब हम एवरेज की बात करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ये भी देखा है आप लोगों ने पेपर्स में या बुक में? ई को जब हम इस तरह लिखते हैं, समथिंग लाइक दैट, सो इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू। और एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी होती है? रैंडम वेरिएबल की होती है, जिसको हम यूजुअली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल? इट इज सिंपली जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं उस रैंडम वेरिएबल के, हर आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं?
दो ही है ना, या हेड या टेल। इस तरह डॉट्स ऑन अ डाइस की पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं आपसे कहूँगी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स ऑन अ डाइस, तो आप कैसे निकालेंगे? पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। हर आउटकम को आप उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 के आने के चांसेस कितने हैं? 1/6। 2 के आने के चांसेस सबके 1/6 हैं। और हर पॉसिबल आउटकम को जब आप उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन व्हेन यू ऐड देम टुगेदर इट बिकम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम अब किसको डिस्कस कर रहे हैं? स्लॉट मशीन को डिस्कस कर रहे हैं, वन आर्म बैंडिट को। और हम उस वन आर्म बैंडिट में देखना चाहते हैं कि उस वन आर्म बैंडिट की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, यानी ऑन द एवरेज ये हमें कितना रिवॉर्ड देता है। ठीक, हम वो डिटरमिन करना चाहते हैं। तो अगर एक ऐसा स्लॉट मशीन है जिसे अभी हमने बात की कि 80% ऑफ द टाइम आपको वो कुछ रिटर्न नहीं करता, बट 20% ऑफ द टाइम सपोज वो आपको 1000 कॉइन्स या 1000 यूनिट्स ऑफ मनी रिटर्न करता है। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू? कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्लॉट मशीन कैसे निकालेंगे? सो 80% इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? 0.8 टाइम्स आपको 0 मिल रहा है, लेकिन 0.2 टाइम्स आपको 1000 मिल रहा है। सो बेसिकली क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और आपने इनपुट कितने किए थे? आपने कितने सेंट्स लगाए थे? हमने क्या रिज्यूम किया था? 10 सेंट्स। तो अगर आप 10 सेंट्स इंसर्ट करते हैं तो देयर इज ऑन द एवरेज आपको 200 सेंट्स मिलने की, ऑन द एवरेज आपको 200 सेंट्स मिलेंगे ऑन द एवरेज इफ यू पुल दैट आर्म अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर एक प्लेयर बार बार खेलता रहेगा बहुत लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, फिर उसके पास अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उसी प्लेयर ने एक ही दफ़ा खेलना है, तो फिर तो हो सकता है कि क्योंकि 80% ऑफ द टाइम उसने नहीं जीतना, तो हो सकता है कि एक दफ़ा भी से कुछ ना मिले, सेकंड टाइम भी कुछ ना मिले, थर्ड टाइम भी कुछ ना मिले। तो क्या एक स्लॉट मशीन आपके लिए अच्छी है या बुरी है? आप उसको क्या देखेंगे? उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को देखेंगे कि वो क्या है, ऑन द एवरेज आपको क्या दे रहा है। जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब तब आएगी जब हम एक्सपेरिमेंट को बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्टली टाइम ट्राई करेंगे। अगर आप कम नंबर ऑफ अब कम नंबर ऑफ टाइम भी आप करेंगे ना, तो वो वैल्यू आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब ही होनी चाहिए, बहुत डेविएट। देखें, अगर आपको सिर्फ कहा जाए कि एक स्लॉट मशीन है और आपको उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए सिवाय इसी की एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है, तो आपका डिसीजन किसके बेस पे होगा? इसी एक इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही होगा ना। दो, इसको ऐसे करें कि दो स्लॉट मशीन्स हैं, एक की एक्सपेक्टेड वैल्यू 200 है, दूसरी की एक्सपेक्टेड वैल्यू सपोज 1000 है। अब आप किसको प्रिफर करेंगे? 1000 वाले को। हालांकि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करें, हम उस वैल्यू की बात करें कि हो सकता है जिसको हम लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तब इसकी वैल्यू 1000 आएगी। एक दो दफ़ा करने से शायद 1000 ना आए, बट स्टिल यू वुड प्रिफर विच वन? देखें, दो मशीन्स हैं ए और बी, ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू 200 है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू 1000 है। अगर आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी जाए कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 200 है और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 1000 है और कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, तो आप किसको प्रिफर करेंगे? बी वाले को। हालांकि हो सकता है कि जब आप फर्स्ट टाइम करें तो ये आपको कुछ ना दें, सेकेंड टाइम करें फिर भी कुछ ना दें, लेकिन कम से कम आपको ये गारंटी तो होगी ना कि दोनों का अगर सेम नंबर ऑफ टाइम करें तो इसकी ऑन द एवरेज ज़्यादा होने के चांसेस हैं। बट अगेन प्रोबेबिलिटी जहाँ भी होती है यू कैन नेवर बी श्योर, तो अगेन रिस्की तो है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। वो तो हर वक्त मशीन हर वक्त यूज हो रही होती है। यस, वो तो ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ टाइम यूज हो चुकी है। आपके लिए यूज करूंगा मेरे लिए नहीं, लेकिन वो मशीन तो पहले हो चुकी है। हर वेरिएबल तो उसके लिए, हर बंदा तो उसके लिए वेरिएबल। लेकिन आप जो 10 सेंट्स दे रहे हैं ना, आप तो खुद को देखेंगे वो तो लास्ट टाइम यूज हो चुकी है, लेकिन हर प्लेयर को तो वो डिफरेंट रिवॉर्ड्स दे रहे हैं ना। एक दफ़ा जब एक को 200 दे चुका है, ठीक, अब हर बंदा आता है, उसमें एक कॉइन आता है, वो खेलता है। जितने जितने कॉइन्स चलेंगे उतने दफ़ा वो उसका उतने टाइम जो यूज होगा तो वो लार्ज नंबर ऑफ टाइम हो जाएगा ना। यस,
तो जब मैं आऊंगा तो मैं तो वो तो ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ टाइम यूज हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं, उसका नहीं। हाई होगी ना कि- नहीं 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 नहीं, इसकी हम बात ऐसा नहीं करें, ये नहीं है। देखें ये तो देखना चाह रहे हैं कि कौन सी अच्छी है। एग्जैक्टली देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉइन को 1000 दफ़ा टॉस करें, ठीक है शाफीन, कॉइन को 1000 दफ़ा टॉस करें, कॉइन की एक साइड पे +1 है, दूसरी साइड पे -1 है, ऑन द एवरेज आप क्या कहते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी उसकी? 0 आएगी ना। लेकिन जब आप एक्चुअली टॉस करेंगे तो वो 0 तो नहीं होगा ना, ठीक। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको ये नहीं बता रहा कि जब आप एक्चुअल करेंगे तो क्या आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको एवरेज बताएगा, ऑन द एवरेज अगर आप इसको करेंगे तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी। तो उस एवरेज वैल्यू अगर छोटी है इट मीन्स कि इट्स नॉट गुड, अगर एवरेज वैल्यू बड़ी है इट मीन्स कि दिस मशीन कैन बी गुड। अगेन वी आर नॉट श्योर, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इट्स वो लॉटरी है ना, लॉटरी में हमेशा चांस होता है। लेकिन अगर 2 लॉटरी मशीन दी जाए जिसमें एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा हो दूसरे से, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि चूंकि इसकी एवरेज वैल्यू ज़्यादा है तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हो सकता है कि वो ना हो। जब आप करें तो शायद आपके केस में वो ना करें, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग करेंगे, 10 लोग करेंगे तो 10 में शायद हो सकता है 2 को मिल जाए, बाकी 8 को ना मिले। जबकि उस दूसरी केस में क्या हो जाएगा, हो सकता है 1 को मिले, बाकी 9 को ना मिले। तो वो जो एक बंदा जिसने इसमें हम गोल क्या लेंगे फिर? यहाँ पे गोल इज सिंपली द सम ऑफ द रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड तो हर टाइम हमारे पास चेंज हो रहा है ना, हर Yes. वक्त कभी zero होगा। हम्म। तो वो जो हर बंदे के लिए सिर्फ वही रिवॉर्ड जो है उसका गोल भी होगा। आते हैं, इट्स हर दफ़ा रिवॉर्ड चेंज होगा, बट हर दफ़ा जो चेंज ऑफ रिवॉर्ड है वो किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक। उस पर हम आते हैं। पहले सिर्फ ये समझें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब आप लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं तो ऑन द एवरेज उसकी क्या वैल्यू आती है। अगर आपको 2 रैंडम वेरिएबल दिए जाएँ, 2 स्लॉट मशीन दी जाएँ, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू अनदर, तो हम प्रिफर किसको करेंगे? जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा है। हो सकता है एक्चुअली जब आप करें तो आपको ज़्यादा ना मिले, इसी तो हम कहते हैं कि हमें एक्सप्लोर भी करना होगा, एक्सप्लॉइट भी करना होगा। लेकिन अगर आप बार बार करते रहें तो फिर तो आपको चांसेस है ना कि आपको रिवॉर्ड मिल जाए। ये बात क्लियर है सबको? पहले एक बंदा आएगा वो 10 टाइम्स पूरा करेगा, तो वो पूरे 1000 टाइम्स पूरे करके जाएगा, फिर दूसरा वाला आएगा। मतलब उसने अपने 1000 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, बताओ। नहीं 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 नहीं, देखें पहले हम एक स्लॉट मशीन को कंसिडर करते हैं। एक स्लॉट, अभी मल्टी आर्म्ड हैं, ये एक है भी नहीं, इसको हम आगे लेके जाते हैं। पहले हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्लॉट मशीन है, ठीक, जिसमें कुछ परसेंट उसकी कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एक स्लॉट मशीन है, उसकी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है। फिर मेरे पास 3 स्लॉट मशीन हैं एक की बजाय। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ और है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ और है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ और है। इसलिए इसको हम मल्टी आर्म्ड बैंडिट्स कहते हैं कि 1 आर्म्ड बैंडिट नहीं है, बल्कि यू हैव मल्टी आर्म्ड बैंडिट्स। इसमें एजेंट ने लर्न करना है कि इन तीनों में से किस मशीन पे वो खेले, ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो अब तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें पता है, तो फिर तो आसान सी बात है, जिसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा है उसी पे खेलो। मसला यही है कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ही नहीं पता। उस पर हम आते हैं, ये पहले हमें जी जी हर एक मशीन का डिफरेंट और वो चेंज नहीं होगा ना, चेंज होगा ना, जरूरी तो नहीं है कि हर एक का सेम हो। एग्जैक्टली चेंज होगा। तीनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर 3 स्लॉट मशीन दी जाए जिनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफरेंट है, तो एक तो ये कि आपको पता है कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 है, इसकी 100 है, इसकी 0 है, तो विच वन इज गोइंग बेटर? 100 वाली। बट व्हाट इफ यू डू नॉट नो द एक्सपेक्टेड वैल्यू, और फिर आपसे कहा जाए कि तीनों में से अच्छी वैल्यू को चूज करें, तो फिर वो बताएंगे ना मैम के चांसेस किसके हैं। हाँ चांसेस तो बताएंगे, तो फिर आप खुद निकालेंगे ना। नहीं नहीं चांसेस भी नहीं बताएंगे, हम सिर्फ रिवॉर्ड। अब मैं आपको एग्जांपल, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम कहेंगे जाके खेलो, 3 हैं, तीनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफरेंट है, विच वन इज़ बेटर फॉर यू हम आपको नहीं बताए। आप जाके तीनों को खेलें और जो रिवॉर्ड आपको मिलता जाता है उसके ऊपर डिसाइड करें कि विच वन इज़ बेटर। तो फिर हर एक को कितनी दफा करेंगे? एक दफा नहीं, एक दफ़ा नहीं करेंगे ना, एक दफ़ा पे तो एक रिवॉर्ड मिल गया, उसकी बेस पे तो हम नहीं डिसाइड कर सकते। हमने मल्टीपल टाइम्स खेलेंगे तभी हम डिसाइड कर सकेंगे। जी ज्यादा हर एक मशीन को हम बहुत ज्यादा मरतबा ट्राई करेंगे, एग्जैक्टली probability निकालेंगे उसकी। एग्जैक्टली। हर एक की लेकिन क्या आप हर दफ़ा ट्राई करते रहेंगे या कुछ टाइम बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं ये वाला बेहतर है? 80% टाइम हाँ ठीक, तो ये प्रॉब्लम। चलिए इसको ऐसे देखें, ये मैं आपको वही उस कोर्स का है जो एल्बर्टा का कोर्सेरा पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कोर्स है, ठीक। ये 3 स्लॉट मशीन है। पहले मुझे ये बताएं कि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू समझिए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते कैसे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ टाइम एक ही
उसको यूज यस, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं उसके हर पॉसिबल आउटकम के साथ, ठीक, दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। इस गेम से पहले एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मशीन है जो कि 50% टाइम आपको 20 रिवॉर्ड देता है और 50% टाइम आपको 10 रिवॉर्ड देता है, सपोज, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस मशीन? 0.5 मल्टीप्लाई 20 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 10 विच इज बेसिकली 3, ठीक। एक और स्लॉट मशीन है, दिस इज स्लॉट मशीन ए। स्लॉट मशीन बी क्या करता है, वो हर दफ़ा आपको जब भी आप उसको पुल करते हैं वो आपको कोई एक ही वैल्यू देता है, फॉर एग्जांपल 2, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? हर दफ़ा 2 देगा तो एवरेज भी 2 ही रहेगा ना, ठीक। एक और स्लॉट मशीन है कि 30% ऑफ द टाइम आपको वो एक वैल्यू देता है, फॉर एग्जांपल 20, 30% ऑफ द टाइम वो आपको 40 देता है, और जो बाकी 30% ऑफ टाइम है, 40 थोड़ा बड़ा होगा इससे, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 20% ऑफ द 30% of time 20 आता है और 30% of time 40. yes, 30% of the time you get 20 reward, 30% of the time, ये 30 नहीं 33 करें, 1/3 है, so 1/3 of the time you get 20, 1/3 of the time you get 40, but the remaining 1/3 of the time you can get any value between 10 and 18 with equal probability, यानी 33% ऑफ द टाइम आपको 20 वैल्यू मिल रही है, ऑलमोस्ट 33% ऑफ द टाइम आपको 40 वैल्यू मिल रही है, और जो बाकी थर्ड टाइम है उसमें आपको 10 और 18 के दरमियान कोई भी वैल्यू मिल सकती है, ठीक। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के कुछ और तरीके होंगे, कैसे निकालेंगे बता सकते हैं? इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे स्लॉट मशीन सी की? ये समेशन करेंगे, सो 1/3 टाइम्स आपको मिल रहा है 20 प्लस 1/3 टाइम्स आपको मिल रहा है 40 प्लस 1/3 टाइम्स आपको क्या मिल रहा है यहाँ से 10 से लेकर 18 तक कितनी वैल्यूज हैं? 8 हैं या 9 हैं, 9 वैल्यूज हैं, और अगर हर एक इक्वली प्रोबेबल है तो आप क्या करेंगे? हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नहीं, 10 से 18 तक 9 वैल्यूज हैं, 9 ही है ना, और इफ एवरीवन इज इक्वली प्रोबेबल तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/9, तो 1/9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई 11 करते करते उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो खैर ये प्रोबेबिलिटी का कोर्स नहीं है। फिलहाल समझाने का मकसद ये है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह निकालते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज सिंपली द प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई द पॉसिबल आउटकम। हर पॉसिबल आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करते हैं यू गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज सिंपली, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं हम किसके हैं? किसी रैंडम वेरिएबल के निकालते हैं, और रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब है कि उसके डिफरेंट आउटकम हो सकते हैं। तो जितने भी आउटकम हो सकते हैं हर आउटकम को जब उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं, दैट बिकम्स एन एक्सपेक्टेड वैल्यू। इस केस में स्लॉट मशीन सी में आपके पास कितने आउटकम्स हैं? नॉट एग्जैक्टली 3, ज़्यादा है, 20 भी आ सकता है 1/3 ऑफ द टाइम, 40 भी आ सकता है 1/3 ऑफ द टाइम, और 10 से 18 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/3 ऑफ द टाइम। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? So this is one possible outcome, multiply its probability. This is the second possible outcome, multiply its probability. ये जो possible outcome है पहले इसको निकालेंगे, ये कौन सा possible outcome है? अब 10 से 18 तक every value is equally probable, ठीक? तो पहले इसकी जरा expected value निकालें। इसकी expected value क्या होगी? 9 outcomes हैं and everyone is equally probable, तो हर एक की probability क्या हो जाएगी? 1/9, 1/9 multiply 10 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई 12 करते करते 1/9 मल्टीप्लाई 18, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, एक पॉसिबल आउटकम, लेकिन उसके अगर होने के चांसेस कितने हैं? वो 1/3 है, ठीक।
तो इस तरह हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। सो जब आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आपको पता है तो फिर तो आसान सी काम है, फिर तो लर्निंग करने की जरूरत नहीं है। एक स्लॉट मशीन है जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सपोज 10 है, एक की 20 है और एक की 30 है, तो विच स्लॉट मशीन इज बेटर फॉर यू? 31, ठीक। बट द प्रॉब्लम इज कि वी डू नॉट नो, लाइक इन दिस एग्जाम्पल। अब क्या करें? अब किस स्लॉट मशीन को, विच वन इज द बेस्ट? एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी। अब एक्सपेरिमेंट बीच वाली आप तुक्का लगा रहे हैं, चले देखते हैं बीच वाली। 13, 16, विच वन इज बेटर? लेकिन क्या हम एक पे डिसाइड कर लेंगे कि पहला वाला बेटर है? नहीं ना। ठीक नहीं, अभी भी ये पहले वाले बार एक थी ना, पहले वाले एक ही बार। जी अब अंदाजा हो रहा है ना कि पहला वाला, ठीक। तभी तो कहा था मैं। ये बीच चलिए न्यू गेम खेलते हैं। 17, 13, 13, ठीक। 17, 13, 13, ये तो कुछ ज़्यादा ही क्लियर है। नहीं, मैंने बस उसने 5 वैल्यूज पुट किए हुए हैं। ये कोड से बेकार कौन 18, 15, 10 कौन सा बेहतर है? कोड सही है दैट पहला वाला पहला वाला बेहतर है, सिर्फ एक आपने डिसाइड कर लिया। नहीं, मैंने न्यू गेम की थी अभी, एक और दोबारा न्यू गेम खेलते हैं। अब बताएं कौन सा बेहतर है? चलिए पहले तो ब्लाइंड गेस लगाएं, कौन सा बेहतर होगा? आखिरी वाला आखिरी वाला, चलें। मेरी ज्यादा 9, 9, 9, एक ही बेस हम नहीं कर सकते। फिर 9, तीनों इक्वल है। सो यू कैन सी इट मीन्स, समझाने का मकसद क्या है? समझाने का मकसद ये है कि जब आपको कोई आइडिया ना हो कि कौन सा बेहतर है तो आप क्या करते हैं? यू ट्राई टू एक्सप्लोर। लेकिन कुछ अरसे बाद आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि विच वन इज गिविंग यू बेटर रिवॉर्ड्स। फिर भी अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो दैट वॉन्ट बी अ गुड अप्रोच, फिर आप एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक। सो इसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन। पहले बताएं कि हमें अंदाज़ा कैसे हुआ कि कौन सा वाला बेहतर है? हम बार 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 करते रहे, इसको ऐड करते रहे ना। लास्ट टाइम 13 था, फिर 9 आया, लेकिन इसमें 9 आया, सेकेंड टाइम 2 आया, और इसमें पहली दफ़ा ही फॉर एग्जांपल 56 आया सपोज, तो विच वन इज़ बेटर? इसको ज़रा जर्नलाइज करते हैं। यानी सपोज दे आर 3 मशीन, फर्स्ट टाइम मैंने किया 2 आया, ठीक। 3 मशीन्स हैं A, B, C। सेकेंड टाइम मैंने किया, दिस इज टाइम स्टेप। फर्स्ट टाइम स्टेप में मैंने स्लॉट A को पुल किया, 2 आया। सेकेंड टाइम स्टेप में मैंने B को पुल किया, सपोज 10 आया। थर्ड टाइम स्टेप पे आप क्या कह सकते हैं कि विच वन इज बेटर? चलें, सपोज थर्ड टाइम स्टेप में मैं करती हूँ कोई भी वैल्यू बता दे, सपोज 11 56 इसको कर लेते हैं 10, इसको कर लेते हैं 2। अच्छा, यहाँ पे आ जाती है वैल्यू 1, ठीक। 4 टाइम स्टेप में विच वन इज बेटर अगर आपने डिसाइड करना हो? ए ए बेटर है, नहीं बी बी भी हो सकता है ना। ए की तो 2 टाइम स्टेप्स में 11 वैल्यू आई है, जबकि बी की तो एक टाइम स्टेप पे 2 आई है। तो एक एक्शन अच्छा है या बुरा है वो सिर्फ इस पे नहीं होगा कि उस पे आपको रिवॉर्ड क्या मिला है, बल्कि वो इस पे भी डिपेंड करता है कि वो आपने कितनी दफ़ा किया है। हो सकता है चौथी दफ़ा अगर आप करें तो इसकी वैल्यू आ जाए 12। बी तो अब 5th टाइम स्टेप में कौन सा अच्छा है? अब ये 2 में आपको 11 दे रहा है, ये 2 में आपको 14 दे रहा है, तो नाउ यू कैन से कि बी। लेकिन अगर दोनों के नंबर ऑफ टाइम स्टेप में फ़र्क हो तो फिर सिर्फ उसके बेस पे, सिर्फ वैल्यू के बेस पे आप नहीं कहेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। इट मीन्स कि एक एक्शन अच्छा है या बुरा है उसमें आपने किन बातों को देखना है कि उसका रिवॉर्ड क्या है प्लस वो कितनी दफ़ा किया गया है। एग्री करते हैं इसमें? यस ठीक।
सो अब हम आते हैं ऐसे अपने प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम ये है कि वी हैव मल्टीपल एक्शंस टू चूज फ्रॉम, ठीक। उसको हम कहते हैं कि एक्शन स्पेस हमारे पास क्या है, कि कितने एक्शंस हमारे पास हैं। तो अगर 3 स्लॉट्स हैं हमारे पास, तो कितने एक्शंस हमारे पास? 3 एक्शंस हैं, A1 A2 A3। हम हर एक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वो हमें नहीं पता। तो ये जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, Q स्टार A1। सो Q स्टार A1 का मतलब क्या है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A1। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A1 क्या होगी? इट विल बी द, बताएं। नंबर ऑफ टाइम्स नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी A1 की? हर पॉसिबल रिवॉर्ड को जब आप उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आप उसको ऐड करेंगे, वेयर I इज फ्रॉम 1 अप टू, फॉर एग्जाम्पल इस एक्शन पे आपको कितने पॉसिबल रिवॉर्ड मिल सकते हैं? सपोज n। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A1 इज बेसिकली रिवॉर्ड, ईच पॉसिबल रिवॉर्ड मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिवॉर्ड। इनको जब आप ऐड करते हैं, यू गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A1, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q स्टार से। क्लियर है ये बात? एक एक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? हर पॉसिबल रिवॉर्ड को आप मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, और फिर जब आप उसको सम करते हैं, वो उस एक्शन की क्या बन जाती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू बन जाती है, जिसको हम E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A1, और इस कोर्स में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं Q स्टार से। नंबर ऑफ टाइम्स और कितने रिवॉर्ड मत मतलब जैसे 5 तक हमने किया, नहीं, इसमें देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम एक्चुअली नहीं करते। एक्सपेक्टेड वैल्यू में तो हम ये कहते हैं कि हमें पता है कि इस रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे मैंने यहाँ कहा आपसे, यहाँ पे हमने पता था कि 20% ऑफ द 50% ऑफ द टाइम आपको 20 मिलेगा और 50% ऑफ द टाइम आपको 10 मिलेगा। जब आपको प्रोबेबिलिटीज पता होती है, तो फिर आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे आपने निकाली? प्रोबेबिलिटी को पॉसिबल आउटकम से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है, वो एक्चुअल हमें बताता है कि कौन सा एक्शन अच्छा है, कौन सा बुरा है। नीचे वाला कौन किसका? वही मैं आती हूँ। तो पहले इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम कहते हैं Q स्टार, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं पता, हमने एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेट कैसे करते हैं, इस पर बाद में आते हैं। पहले हम ज़रा नोट करते हैं कि हर एक्शन की कोई ना कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, जो रिप्रेजेंट करती है कि वो एक्शन कितना अच्छा या कितना बुरा है। और उसकी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलती कैसी है? उसके हर पॉसिबल रिवॉर्ड को जब उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। मसला ये है कि हमें ये एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, ठीक। तो अब हमने एस्टिमेट करना है। इसी तरह सेकंड एक्शन की भी कोई ना कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, जो कि क्या होगी? इस एक्शन के जितने भी पॉसिबल रिवॉर्ड्स हैं, हर एक उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे, तो वो इस सेकंड एक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। इस तरह थर्ड एक्शन की भी कोई ना कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। मसला ये है कि हमें इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ही नहीं पता। अगर तो हमें इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ पता हैं, तो एजेंट को क्या करना चाहिए? वो एक्शन चूज़ करना चाहिए जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा हो। इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q स्टार से, और इसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू। सो द प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट नो द ट्रू वैल्यू ऑफ ईच एक्शन। यहाँ तक बात क्लियर है? वी डू नॉट नो Q स्टार A1, द ट्रू वैल्यू ऑफ एक्शन A1, वी डू नॉट नो Q स्टार A2, एंड वी डू नॉट नो द Q स्टार A3। वी हैव टू मेक एस्टिमेट्स। अब एस्टिमेट्स कैसे करेंगे? तो एस्टिमेट को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ बिग Q से। सो बिग Q ऑफ A1 मैंने निकालना है। आइडियली क्या होना चाहिए मेरा एस्टिमेट? इट शुड बी इक्वल टू Q स्टार ऑफ A1, यानी जो मैं एस्टिमेट लगाऊं, इट शुड बी एज गुड एज दी एक्चुअल वैल्यू। क्लियर है? और एक्चुअल वैल्यू कहाँ से आती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए आपको रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए। इशू इज कि वी डू नॉट नो दी प्रोबेबिलिटी। हम रिवॉर्ड्स का तो शायद हमें पता हो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी का हमें पता नहीं होता, ठीक। इसी तरह मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं A2 की वैल्यू का एस्टिमेट लगाऊं, विच शुड बी आइडियली इक्वल टू द
ट्रू वैल्यू ऑफ A2। इस तरह मुझे थर्ड एक्शन की भी एस्टिमेट लगाना है, विच शुड बी आइडियली इक्वल टू द ट्रू वैल्यूज। तो इनको हम कहते हैं ट्रू वैल्यूज। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ एन एक्शन, the expected value of an action is basically the true value of an action, but for expected value you must know the probability of the rewards, which we do not know। तो हम कोशिश क्या करते हैं, बजाय से कि हम ट्रू वैल्यूज निकालें, हम एस्टिमेट्स निकालते हैं, एस्टिमेट कैसे निकालें? उस पे आते हैं। लेकिन फिर ये अंदाजा होगी कि एस्टिमेट्स निकालना है। अच्छा, जब एक दफ़ा आप एस्टिमेट्स निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके पास अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस एक्शन को चूज़ करूँ अब मैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक, यानी जिसका एस्टिमेट ज़्यादा हो आपको वो चूज़ करना चाहिए। लेकिन हो सकता है आपका एस्टिमेट गलत भी हो, ठीक, तो फिर क्या करना चाहिए, क्या हमेशा उस एक्शन को चूज़ करना चाहिए जिसका एस्टिमेट ज़्यादा हो, या बाज़ औक़ात आप उन एक्शंस को भी चूज़ करें जिनका एस्टिमेट ज़्यादा ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो आगे ज़्यादा निकल आए। तो समटाइम्स आप एक्सप्लॉइट करेंगे, समटाइम्स आप उन एक्शंस को चूज़ करेंगे जिनका एस्टिमेट आपके पास ज़्यादा आ रहा है, ठीक, बट दैट विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन, बिकॉज हो सकता है कि आप देखें आपका एस्टिमेट किस बेस पे है। अब हमने क्या कहा था, आपका एस्टिमेट किस बेस पे है कि कितनी दफ़ा वो एक्शन लिया गया है और जो रिवॉर्ड्स आते गए हैं। लेकिन हमने क्या कहा था कि रिवॉर्ड्स आने की तो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है यहाँ पे 10 रिवॉर्ड एक दफ़ा आया हो, नेक्स्ट टाइम 1 आया हो सकता है उसके अगली दफ़ा -10 रिवॉर्ड आया हो, वी डू नॉट नो, ठीक। तो अगर तो आप कोई एक्शन लेते हैं बेस्ड ऑन योर करंट एस्टिमेट, तो या तो आप हमेशा वो एक्शन लेंगे जिसका करंट एस्टिमेट सबसे अच्छा हो, इसको हम कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन। आप हमेशा अपने करंट नॉलेज को यूज़ करके एक्शन ले रहे हैं, ठीक, बट आपके एस्टिमेट गलत भी तो हो सकते हैं। तो समटाइम्स आप उस एस्टिमेट के अगेंस्ट जाते हैं, बेशक इसका एस्टिमेट ज़्यादा हो ए का, लेकिन लेट्स ट्राई बी, हो सकता है बी का रिवॉर्ड नेक्स्ट टाइम में ज़्यादा हो, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन, ठीक। तो हमने जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो इसको एक्सप्लॉइट भी करना चाहिए और उसको एक्सप्लोर भी करना चाहिए। एस्टिमेट निकालते कैसे हैं वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन वो एल्गोरिथम जो कि सिर्फ हमेशा एक्सप्लॉइट करे, जो हमेशा वो एक्शन ले जिसका एस्टिमेट अच्छा हो, उस एल्गोरिथम को हम कहते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक। वाई ग्रीडी, बिकॉज वो अपने करंट एस्टिमेट के मुताबिक उस एक्शन को अपने करंट नॉलेज के मुताबिक उस एक्शन को चूज़ कर रहा है जिसका एस्टिमेट ज़्यादा है, तो वो ग्रीडी होने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक। बट हमने कहा कि ग्रीडी मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन ऑलवेज, ठीक। सो पहले देखते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिथम काम कैसे करता है, ठीक। तो ग्रीडी एल्गोरिथम कैसे काम करेगा कि इनिशियली फॉर एग्जांपल 3 एक्शंस हैं, A1, A2, A3। 3 एक्शन का क्या मतलब है कि मेरे पास 3 स्लॉट्स हैं, स्लॉट मशीन्स हैं। आई हैव 3 1 आर्म्ड बैंडिट्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मल्टी आर्म बैंडिट्स। मैं इस स्लॉट मशीन को यूज़ करूँ, इसका आर्म पुल करूँ, या इसका करूँ या इसका करूँ, मैंने अब लर्न करना है कि विच वन इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर मी। स्टार्ट में एस्टिमेट क्या होना चाहिए, हर एक एक्शन का एस्टिमेट क्या होना चाहिए, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, 0 होना चाहिए ना। A1 भी 0 है, A2 भी 0 है, A3 भी 0 है, एस्टिमेट सबका 0 है। अच्छा, इट मीन्स कि आपका जो ये एस्टिमेट है Q, ये किस पे डिपेंड करता है, एक एक्शन पे डिपेंड करता है, किस एक्शन का एस्टिमेट है और किस टाइम पे है, ठीक। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे टाइम स्टेप भी होना चाहिए। तो टाइम स्टेप 0 पे A1 भी 0, A2 भी 0, A3 भी 0, इसको हम कैसे लिखेंगे, Q at 0 of A1 is 0। इस तरह Q at time instant 0 of A2 is 0, Q at time instant 0 of A3 is also 0। अगर इसको मैं जनरली लिखूंगी तो जेनेरिकली इट्स Q at time t of any action AI is 0, ठीक, वेयर AI is from 0 up to 3, ऐसे लिख सकती हूँ इसको जनरली, ठीक है। QT और T कहाँ तक जा रहा है, T भी
यस आई इज 1 से 3 तक जाएगा और जो टी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 0 है. So at t is equal to 0 where I is from 1 up to 3 q0 of a1 is 0 at time instant 0 q0 of a2 is 0 and q0 of a3 is also 0. हाँ तो बात क्लियर है? नहीं क्लियर तो पूछ लें. हमने क्या बात की? हमने q represents estimate, q represent estimate कैपिटल Q और estimate हमेशा किसका होगा? किसी एक्शन का कि वो कितना अच्छा या कितना बुरा है. और एस्टीमेट हमारे टाइम के साथ चेंज होंगे. जो नहीं कि मेरा जो पहला एस्टीमेट है वो वही रहे, वो बाद में चेंज भी हो सकता है बेस्ड कि मुझे उस एक्शन का क्या रिवॉर्ड मिला है. ठीक. सो द एस्टीमेट डिपेंड्स ऑन टी ऑफ अ सर्टेन एक्शन. एक एक्शन का जो एस्टीमेट है वो टी पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइम पे हम वो एस्टीमेट निकाल रहे हैं. ठीक. और आपके पास एक एक्शन नहीं है, आपके पास मल्टीपल एक्शंस हैं. इट मीन्स कि आप क्यू टी ऑफ ए वन भी निकालेंगे, आप क्यू टी ऑफ ए टू भी निकालेंगे अगर 3 एक्शन हैं, और आप क्यू टी ऑफ ए थ्री भी निकालेंगे एट डिफरेंट टाइम स्टेप्स. हम ये बात कर रहे हैं. ठीक. इनिशियली चूँकि हमें कोई नॉलेज नहीं है, हमने सबको क्या किया? 0 किया. एट टाइम स्टेप 0 द एस्टिमेट ऑफ ईच एक्शन इज 0. ठीक. अब सपोज टाइम स्टेप आ जाता है, यहाँ पे मैं रिवॉर्ड लिखूंगी नॉट एक्शन. ठीक है. रिवॉर्ड टाइम स्टेप 1 पे सपोज आई टेक एक्शन A1 सपोज और मुझे रिवॉर्ड 10 का मिलता है. आई वुड राइट 10 हियर. सो अब एट टाइम स्टेप 1 A1 का एस्टिमेट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. पहले 0 था, अब 10 हो गया. ठीक. जबकि एट टाइम स्टेप 1 ही A2 अभी भी 0 है और A3 का एस्टिमेट भी अभी भी 0 है. टाइम स्टेप 2 पे सपोज आप एक्शन A2 लेते हैं एंड यू गेट द रिवॉर्ड ऑफ 5. हर टाइम स्टेप में आप तीनों में से कोई एक एक्शन ही ले सकते हैं ना, तीनों तो एट द सेम टाइम ले नहीं सकते. तो तीनों में से जो भी एक्शन लेंगे उसका आपको इमीडिएट रिवॉर्ड मिलेगा. आपने पुल किया, आपको कुछ अमाउंट मिली. सपोज आपने सेकेंड टाइम स्लॉट को पुल किया, आपने एक्शन A2 लिया, सपोज आपको 5 का रिवॉर्ड मिल गया. तो अब आप किसको अपडेट करेंगे? A2 की वैल्यू को अपडेट करेंगे. कौन सी इंस्टेंट वाली? नहीं, एट टाइम इंस्टेंट 2. तो आपके पास क्या हो जाएगा? Q2 ऑफ A1 क्या रहेगा? वो तो अभी भी 10 रहेगा, उसमें चेंज नहीं आया. सेकेंड टाइम इंस्टेंट पे A1 के एस्टिमेट में चेंज नहीं आया. किसके एस्टिमेट में चेंज आ गया? सेकेंड एक्शन का. वो 0 से क्या हो गया? 5 हो गया. जबकि जो 3 है वो आपके पास क्या रहेगा? 0 ही रहेगा. ठीक. चलें एक और खेलते हैं. अच्छा, अब अगर मैंने 3 पे लर्न करना है कि कौन सा लूँ, तो ग्रीडी एल्गोरिथम आपको क्या कहेगा? कौन सा लें? वो कहेगा A1 लें. ठीक. और सपोज हम ग्रीडी को फॉलो नहीं करते, हम एक और एक्शन लेते हैं और दोबारा टाइम स्टेप 2 पे इसका आता है सपोज 9. तो अब बताएं वैल्यूज क्या हो जाएगी? Q3 ऑफ A1 क्या है? थर्ड टाइम इंस्टेंट पे एक्शन A1 की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी? 10 रहेगी. जबकि एट थर्ड टाइम इंस्टेंट एक्शन A2 की वैल्यू क्या हो गई है? 5 + 9 14. जबकि थर्ड टाइम इंस्टेंट पे एक्शन A3 चूँकि अभी तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो अभी तक उसकी वैल्यू क्या है? 0 है. ठीक. तो अभी फिलहाल हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. लेकिन बट ना इफ आई डिसाइड कि मैंने ग्रीडी होना है, तो मैं 4 टाइम स्टेप पे कौन सा एक्शन लूँगी? जो मैक्सिमम है. ठीक. ये लेती हूँ सेकंड एक्शन. सपोज सेकंड एक्शन लिया और अब इसकी वैल्यू होगी -5. तो अब वैल्यूज कैसे चेंज होंगी? यस. तो अब 4 टाइम इंस्टेंट पे एक्शन A1 की वैल्यू अभी भी 10 है. 4 टाइम इंस्टेंट पे जो मैंने एक्शन A2 लिया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 - 5 9. और थर्ड टाइम इंस्टेंट पे अभी भी 0 है. ठीक. तो इस तरह हम हर एक्शन का एस्टीमेट कैसे निकालते हैं उसको ज़रा फॉर्मूला देखें. सो द एस्टीमेट फॉर ईच एक्शन एट टाइम t इज बेसिकली द सम ऑफ रिवॉर्ड्स. अगर मैंने 5 पे अभी एस्टीमेट लगाना है, तो 5 पे एस्टीमेट कैसे लगेगा? बेस्ड ऑन द प्रीवियस 4 स्टेप्स. ठीक.
ठीक, सो सम ऑफ रिवॉर्ड्स बाय टेकिंग एक्शन ए बिफोर टी, टी से पहले आपने जब भी एक्शन ए लिया है तो जो जो रिवॉर्ड्स आपको मिलते गए उनको सम करें, डिवाइड बाय व्हाट। हम यहाँ पे गलती करते हैं, डिवाइड बाय व्हाट। हमने क्या कहा था कि आपने इसको कितने टाइम्स आपने वो एक्शन लिया है वो भी मैटर करता है, नंबर ऑफ टाइम दैट एक्शन इज टेकन। बिकॉज सिर्फ रिवॉर्ड नहीं सम करना, बल्कि हमें ये भी देखना है कि वो रिवॉर्ड कितनी दफ़ा लिया गया है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे एक्शन 1 एक दफ़ा लिया गया था, यहाँ पे एक्शन 2 भी एक दफ़ा लिया गया था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 14 नहीं होगी बल्कि 5 + 9 14, 14 डिवाइड बाई 2, तो बेसिकली एक्शन 2 की वैल्यू 7 है। ठीक, इसी तरह एक्शन 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 - 5 2, 2 डिवाइड बाय 3, 4 टाइम होगा 4 टाइम नहीं ना। हमने तो 3 देखें सिंपल, हमने एक्शन 1 को कितनी दफ़ा किया है, एक दफ़ा, और रिवॉर्ड का मिला है 10। अगर मैंने एट t = 5 एस्टिमेट लगाना है कि एक्शन ए कितना अच्छा है, इसको मैं कैसे लिखूंगी, Q5 ऑफ A1 विच इज़ द सम ऑफ रिवॉर्ड्स जो मैं ले चुकी हूँ जब जब मैंने एक्शन A1 लिया है विच इज़ 10, और कितनी दफ़ा मैंने लिया है, एक दफ़ा। सो Q5 ऑफ A1 इज़ 10। एट टाइम इंस्टेंट 5 A2 कितना अच्छा है, तो 5 से पहले मैंने कितनी दफ़ा इसको लिया, कितने अवार्ड्स मिले हैं, 14 - 5 9, लेकिन लिया कितनी दफ़ा है, 3। सो Q वैल्यू इज़ बेसिकली 3। तो शहजाद आप अटेंडेंस लगा के फिर मुझे बता दें, ठीक।